हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही एक नए एनिमेशन के साथ आप लोगों के बीच मैं कुछ प्रश्नों के साथ जुड़ा हूं, जो रहेगा आपका चित्र पर आधारित एमसीक्यू होगा। ठीक है, कुल 20 प्रश्न होंगे, लेकिन आप डिस्कशन के माध्यम से आप सिर्फ सुन लेंगे तो आपको कई क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा और कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसा कि मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं कि मैं आज किस तरह से आप लोगों के बीच बताने वाला हूं, क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है। मैं सभी में कुछ न कुछ चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, जैसे गांधी जी के बारे में कोई स्पेशल छवि लिखा गया है कि वह वृद्ध व्यक्ति कौन से हैं जिसके हाथ में हमेशा डंडा होता है ना, और चश्मा लगाए होते हैं। तो महात्मा गांधी हैं, जो आप इस ढंग से पढ़ें जो कि हमेशा के लिए आपको याद हो। ठीक है, उसी ढंग से आपको बताया जाएगा कुछ आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, फिर हम देखेंगे भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा, स्वदेशी आंदोलन क्या है, गोलमेज सम्मेलन क्या होती है। ठीक है, ये जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे, साइमन के वो पे एक, ये सब के बारे में विस्तृत चर्चा होगा। आप लोग पेशेंस बना के, अगर आप देख नहीं सकते हैं तो हेडफोन लगा के या एयरबड लगा के सिर्फ आप सुनेंगे, तब भी आपका अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे एनी बेसेंट के बारे में, आपका सरोजनी नायडू के बारे में, फिर से गांधी जी की चर्चा करेंगे हम लोग, कई आंदोलन के बारे में, साइमन कमीशन, आज़ाद हिंद फौज क्या है, पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ, कैसे हुआ, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, ठीक है, ये किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तिरंगा झंडा के क्या इतिहास रहा है उसके बारे में देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, काकोरी कांड के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर संविधान सभा के बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 1.5x में अगर आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा, मतलब अगर आप सिर्फ रिवीजन के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो 1.5 के स्पीड से देखें, और नहीं तो आप बारीकी से सुने और देखें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि एक वृद्ध व्यक्ति चश्मा लगाए हाथ में लाठी लिए हुए दिखाई देता है, यह व्यक्तित्व कौन सा है। बड़ा ही नए आपका चेंजेस के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, है ना। तो ये जो वह वृद्ध व्यक्ति जिसके हाथ जो चश्मा लगाए रहता है, हाथ में हमेशा लाठी रखता है, वह व्यक्तित्व किसका है। तो ये व्यक्तित्व है महात्मा गांधी का है। आइए महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आपको बताए कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 50 से 60% आपको, अगर महात्मा गांधी के बारे में आप जान लेते हैं तो आपको पता खत्म हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये मिसलेनियस है। अगर आप लोग कोई विशेष टॉपिक को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब मैं उसके बारे में विशेष अलग सेपरेट वीडियो लाकर मैं आप लोगों के बीच देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसमें कार्य किए हैं। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ये तो हर कोई जानता है ना। इनके बारे में, आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं, मृत्यु भी करवा ही देते हैं। इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, भारत की आज़ादी के बाद हुआ था। ठीक है, ये पहली आंदोलन जो किए थे जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। क्या है, चंपारण, भारत में पहला आंदोलन जो किया था चंपारण किसान आंदोलन था। फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन था। ठीक है, फिर 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। सिर्फ कौन कौन आंदोलन किए हैं इसके बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। ठीक है, और इनके जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उस आंदोलन का नाम क्या क्या है दोस्तों। असहयोग आंदोलन, ये हुआ था शुरू 1920 में, असहयोग आंदोलन। फिर कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये महत्वपूर्ण आंदोलन में से तीनों हैं जो कि पूरे भारत को प्रभावित किया। ठीक है,
उसके बाद में अंतिम आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन, पहला हुआ था 1920 में, चला था 1920 से 1922 तक, ठीक है। ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को चला था, लगभग ये छूट बढ़ करके 34 तक चला अंतिम रूप में। और ये 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये कब अंत हुआ इसका कोई निर्धारित तिथि नहीं है, ठीक है। तो इसका, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले हुए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखें तो जवाहरलाल नेहरू एक नारा दिए थे महत्वपूर्ण, आराम हराम है, आराम हराम है। और ये देश के प्रथम पीएम हुए, यानी कि प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या है? ये नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे इन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये फोटो देख लीजिए आप, इन्हीं के बारे में चर्चा किया जा रहा है। गांधी जी के बारे में, ये लाठी रखते हैं, चश्मा लगाए रखते हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन बनते हैं इनसे, बस बारी बारी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला है दोस्तों कि चित्र में नमक बनाते हुए लोगों का जुलूस दिख रहा है। यह आंदोलन किससे संबंधित है? जो नमक से संबंधित जो जुलूस दिखा गया है, ये किससे संबंधित है? पहले ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये जो संबंध है इस किस आंदोलन से संबंधित है? ये आंदोलन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी जो शुरुआत हुई थी क्या चीज से? इसका शुरुआत हुआ था आपका दांडी मार्च से। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था दोस्तों? दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च। ये दांडी मार्च कब हुई थी? दांडी मार्च शुरू हुआ था दोस्तों आपका 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और ये दांडी पहुंचा था, ये जो शुरू हुआ था साबरमती से चला था। दांडी मार्च कहाँ से चला था? साबरमती से दांडी की ओर जाना था। 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को आपका यहाँ पहुंचा, 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी पहुंचकर ही, दांडी एक समुद्री किनारा है, ये स्थान सभी गुजरात से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो दांडी पहुंचा, और दांडी पहुंच के ही इसको नमक यात्रा कहते हैं, नमक यात्रा भी कहते हैं। दांडी मार्च को क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? नमक यात्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नमक यात्रा हुआ था शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और फिर चला था ये 6 अप्रैल 1930 तक चला है, ठीक है। लगभग 24 दिनों तक ये यात्रा हुई थी। 78 व्यक्तियों के साथ, 78 प्लस 1 गांधी जी थे। इन अनुयायियों के साथ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी गए थे, ठीक है। और दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी और इनके अनुयायियों ने मिलकर क्या किए थे कि ये दांडी पहुंचकर खुद से नमक बनाए थे। खुद से नमक बनाना मतलब कानून का उल्लंघन करना, क्योंकि ब्रिटिश शासक ये कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति खुद से नमक नहीं बनाएगा, ठीक है। और गांधी जी कहे थे नमक तो हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, भोजन का, ठीक है। इसलिए नमक को खुद से बनाना है, और मनमाने ढंग से ये टैक्स लिया करता था अंग्रेज, ठीक है। तो नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किए थे आपका महात्मा गांधी और उनके अनुयायी सब शहीद थे, ठीक है। और यही नमक कानून तोड़ने के साथ आपका आंदोलन शुरुआत हुआ। कौन सा आंदोलन दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन इस ढंग से पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से माना जाता है? तो नमक यात्रा, ठीक है, नमक मार्च यात्रा या फिर दांडी मार्च यात्रा, ठीक है, नमक सत्याग्रह, ये ध्यान रखेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि विनय के साथ अवज्ञा करना, यानी आज्ञा का अवहेलना करना, ऐसा आंदोलन। जैसे अंग्रेज कहता था कि नमक नहीं बनाओ, लेकिन गांधी जी क्या करते थे? विनम्रता के साथ ये हाथ जोड़ते थे, कहते थे कि मैं नमक खुद से बनाऊंगा, है ना। ये हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि
कोई भी धंधा पैना के साथ नहीं, विनय के साथ उनके आज्ञा का पालन नहीं करना, उनके कानूनों का पालन नहीं करना, ये हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसका अर्थ होता है कि किसी तरह से भी अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, किसी भी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, 1 अगस्त 1920, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन चला था लगभग 5 फरवरी 1922 तक। ये क्यों खत्म हुआ था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटा था दोस्तों, जिसका नाम है चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड में क्या होता कि कई पुलिसकर्मियों को भारतीयों के द्वारा ये थाना में आग लगा दिया गया और उसे जला दिया गया था, ठीक है। ये था असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, एक ही क्वेश्चन में हम लोग नहीं रुकेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद लिखे पोस्टर के साथ एक युवा क्रांतिकारी, यह कौन है? तो इनकलाब जिंदाबाद के साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। हालांकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे हसरत मोहानी। कौन थे दोस्तों? हसरत मोहानी। लेकिन इसको आपके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रियता जो प्रदान किए थे वो करने वाले थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। आइए दोस्तों थोड़ा भगत सिंह के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भगत सिंह का जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म से ज्यादा इनका तिथि महत्वपूर्ण होता है आपका पुण्य तिथि, जो 23 मार्च 1931 को हुआ। 23 मार्च 1931 को हुआ, यानी कि इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में, ठीक है। अब महात्मा ये जो आपका भगत सिंह है, ये कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इनके बारे में अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों तो 1907 में इनका जन्म ही हुआ था। तो जितने भी घटना होगा 1907 के बीच और 1931 के पहले होगा, है ना। तो इस दौरान महत्वपूर्ण घटना में से एक है सबसे पहले सॉन्डर्स की हत्या। क्या है? सबसे पहले नहीं, सॉन्डर्स की हत्या, उससे पहले दिल्ली असेंबली कांड भी हुआ था, लेकिन ये चर्चित ज्यादा है सॉन्डर्स हत्याकांड से। सॉन्डर्स की हत्याकांड, फिर दिल्ली असेंबली कांड, यानी दिल्ली में जो बम फेंका गया था उसमें भी भगत सिंह थे, और भगत सिंह के साथ इनके एक साथी थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो कि 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली बम कांड हुआ था। इस दिल्ली में जो असेंबली चल रही थी उसमें बम फेंका गया था। बम का फेंकने का कोई उद्देश्य यह नहीं था कि किसी व्यक्ति की जान जाए, इनका उद्देश्य था कि बहरे सरकार को क्या करना है? जगाना है, ठीक है। जो बहरे अंग्रेजी सरकार है, हुकूमत है, उसे जगाना है, ठीक है। ये सेफ्टी वाल्व के खिलाफ में अधिनियम आने वाला था, विधेयक, उसके खिलाफ में ये बम फेंका गया था। कौन कौन थे दिल्ली असेंबली बम कांड में? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त था। जबकि हम बात करें सॉन्डर्स की हत्याकांड में, सॉन्डर्स हत्याकांड में ये जो सॉन्डर्स हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को ये सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, ठीक है। इससे पहले 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था, ठीक है। कैसे मृत्यु होता है इसकी चर्चा आगे हम साइमन कमीशन के दौरान करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कहता है चित्र में एक महिला विदेशी कपड़े की होली जलाते हुए हैं, यह किस आंदोलन का प्रतीक है? अभी आपने देखा दोस्तों चित्र के माध्यम से नमक बनाने का जो चित्र देखा गया था, दृश्य होता है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। जबकि विदेशी महिला, सभी महिलाएं विदेशी महिला नहीं, भारतीय महिलाएं विदेशी कपड़ों का होली जला रहा है। होली जलाने का मतलब विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा है। ये जो बातें हुई ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ठीक है। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। बंगाल विभाजन आपका 1905 में ही किया गया था, जिसके समय आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल कर दिया था, ठीक है।
तो बंगाल विभाजन के खिलाफ में ही ये आंदोलन शुरू किया गया था, जो स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, ये आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का था, जिसमें था फूट डालना। क्या था? फूट डालना, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को ये शोभनीय नहीं था। ठीक है, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन हुई थी ये 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और ये 7 अगस्त 1905 में। इस आंदोलन के दौरान क्या किया गया था? भारतीयों ने सरकारी सेवा, स्कूल, न्याय ये सब का क्या किया था? बहिष्कार किया था, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को होली जलाई जा रही थी, तो भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहे थे कि ये जो जला रहे हो कपड़ा, यह कैसा बर्बादी है? निष्ठुर बर्बादी है। क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों का होली जलाया जा रहा था, ये निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, अगला है विदेशी सामान के बहिष्कार से अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ, स्वदेशी चीजों की बिक्री बढ़ने लगी। ठीक है, यानी कि अपने से स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है कि स्व मतलब अपना देश, यानी अपने देश में जो भी चीज निर्माण हुआ है उसका यूज करना। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। अगला कहता है चित्र में गोलमेज पर बैठे भारतीय नेता और अंग्रेज अधिकारी है, यह किससे संबंधित है? गोलमेज पर बैठा हुआ है, तो इसका तो ऐसे भी आंसर आप लगा सकते हैं, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, तीनों को क्रमशः नाम दिया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय। पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 32 में। तिथि अगर याद रखना चाहते हैं तो 2 हुआ सितंबर में, 12 सितंबर, 7 सितंबर, और तीसरा हुआ 17 नवंबर। ये शुरुआती डेट है। चला कब से कब तक? 30 से 31 तक चला, ये 31 से 31 तक ही चला, यानी सितंबर से दिसंबर तक, और ये 32 से 32 तक चला, नवंबर से दिसंबर तक। सब नहीं याद रखना है, अगर ज़्यादा याद रखना है तो ये आपका बीपीएससी लेवल का यानी सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं इस तरह का तिथि। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब? 1930, 1931, 1932। इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेता शामिल हुए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि शामिल होने वाले थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था दूसरे सम्मेलन में, और कांग्रेस की तरफ से कौन व्यक्ति थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, बाकी ये दोनों में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलमेज सम्मेलन। अगला है दोस्तों कि एक चित्र में एक व्यक्ति फौजी वर्दी में टोपी लगाए हैं, यह कौन है? तो जो फौजी वर्दी में लगाए हुए हैं वो व्यक्ति हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस हैं, जो कि आईपीएस बने थे। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगे भी चर्चा होगा। ये महत्वपूर्ण नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नारा है, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, ये सब का गठन करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है चित्र में जलियांवाला बाग का दृश्य, यह घटना किस वर्ष हुई थी? जलियांवाला बाग जो घटना हुई ये 1919 में हुई, और मंथ भी पूछ देता है तो आप ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्यों हुआ था इसके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर इसके बैकग्राउंड की बात अगर हम करें तो आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 से 1918 तक, तो क्या किया था कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ में जो भी ये 2 गुट में हो रहा था, धुरी राष्ट्र और आपका मित्र राष्ट्र। ठीक है, ये दोनों के बीच जब
युद्ध हो रहा था, तो जिस गुट में आपका अंग्रेज था उस गुट से भारतीयों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए कहा गया था। ठीक है, और इसके तहत ये बताया गया था कि भारतीयों को बहुत सारी रियायत दी जाएगी। ठीक है, बहुत सारी छूट दी जाएगी। ठीक है, इसी दौरान आपका 1918 में जब दोस्तों युद्ध समाप्त हो जाती है और इंग्लैंड के ओर में जो गुट शामिल था, जिस गुट में शामिल था वो गुट ही जीता। तो अंग्रेज ने क्या किया कि छूट मांगने का प्रयास करने लगा। तो अंग्रेज की ये मंशा कभी नहीं था कि इंडियन को कुछ छूट दिया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या किया था कि और एक कानून ला दिया था, कठोर कानून, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था दोस्तों? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को जो लाया गया ये भी 1919 में ही लाया गया। ठीक है, तो ये जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया दोस्तों, रॉलेट एक्ट के तहत यह कहा गया था कि ना कोई अपील ना कोई दलील की नारा दिया जाता था। इसके तहत क्या किया था कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था और जितने दिन तक चाहे उतने दिन तक रखता था। कहाँ रखता था इसकी कोई जानकारी नहीं दिया जाता था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही, रॉलेट एक्ट के तहत ही भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, कौन कौन? एक था सैफुद्दीन किचलू, 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार जब किया गया था, ये भारतीय व्यक्ति थे। इन्हीं 2 व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए और फिर वैशाख की पूर्णिमा का समय था पंजाब में, वहाँ पर सभी व्यक्ति एकत्रित हुए थे। वो एक बाग में एकत्रित हुए थे। उस बाग का नाम क्या था? जलियांवाला बाग। ठीक है, और यहीं पर जनरल ओडायर नामक जो अंग्रेज अधिकारी हैं, किसी ने सूचना दे दिया और आया और इन्हें लगा कि भारतीयों की अंग्रेज के खिलाफ ये कुछ आपका षड्यंत्र रच रहा है। इसके तहत कहा जाता है इसमें अंधाधुंध गोली चलाया गया। इसमें मात्र एक ही गेट था और वही गेट पर आपका बम फिट कर दिया गया और वहीं से गोली चलना शुरू हो गया। ठीक है, और हजारों हजार व्यक्ति की मौत हो गई थी। बहुत ही नरसंहार की घटना थी दोस्तों। ये आगे अगला है दोस्तों, चित्र में साइमन गो बैक लिखा हुआ बैनर। यह नारा किसके विरोध में था? साइमन गो बैक किसके विरोध में रहेगा? साइमन कमीशन के विरोध में। अब ये जानते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन दोस्तों आया क्यों था? साइमन कमीशन आने का कारण था कि साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। पहले ये देखते हैं, गठन हुआ ब्रिटेन में 1927 में। अब भारत आया 1928 में। ठीक है, जबकि भारत आना था इसको 1929 में, लेकिन आया नहीं। ठीक है, 1929 में क्यों आना था? क्योंकि 1929 से 10 साल पहले चलें तो एक आपका अधिनियम आया था जिसका नाम था आपका 1919 को भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये जो भारत सुधार शासन अधिनियम जो आया था दोस्तों, इसी के जांच के लिए इसी अधिनियम में कहा गया था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा और 10 साल बाद ये आएगा। 10 साल बाद कब होता है? 1929 में आएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के तत्कालिक उथल पुथल के कारण, तत्कालिक राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसे समय से पहले ही गठन कर दिया गया 1927 में और भारत भेज दिया गया 1928 में। और ये जो साइमन कमीशन था दोस्तों, इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 का 7 सदस्य सब क्या था? अंग्रेज था। 7 का 7 सदस्य क्या था दोस्तों? अंग्रेज था, अंग्रेज। ठीक है, ये 7 सदस्य अंग्रेज था। इसके अध्यक्ष थे आपका जॉन साइमन। कौन थे दोस्तों? जॉन साइमन। ठीक है, तो साइमन कमीशन के में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य के साथ था, अंग्रेज था। ये अंग्रेज था, यानी कि अंग्रेज को गोरा कहा जाता था, श्वेत होता था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया, श्वेत कमीशन। ये 7 व्यक्ति अंग्रेज था। यही कारण से भारतीय क्रांतिकारियों ने कहा
कि ये जो साइमन कमीशन बना है, ये साइमन कमीशन में 7 का 7 अंग्रेज है, ये कभी हमारे भारतीयों के हित में नहीं सोचेगा। यही कारण है कि साइमन कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ और नारा लगाया गया, साइमन कमीशन गो बैक। यह नारा देने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। तो साइमन कमीशन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गया होगा दोस्तों। ये देखिए, यह साइमन कमीशन, यहाँ पर भारी विरोध हुई थी लाला लाजपत राय। ये विरोध के कारण ही लाला लाजपत राय को लाठी से पीटा गया था, है ना। लाठी से बहुत ज़्यादा चोट के कारण सर में चोट लग गया था, जिसके कारण कुछ दिन के बाद यानी 17 नवंबर 1928 को इनकी निधन हो गई थी, ठीक है। और इन्हीं का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके भगत सिंह ने लिया था 1 महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को। अगला है, चित्र में एक महिला कांग्रेस के मंच से भाषण देती हुई, यह कौन हो सकती है? ठीक है, जैसे मैं पहले चित्र दिखाता हूँ। तो ये जो महिला है दोस्तों, ये महिला है सरोजिनी नायडू। ये कौन है? सरोजिनी नायडू। हालांकि कांग्रेस की मंच से जब बात किया है, तो अगर हम ऑप्शन के अनुसार चलें तो आपका एनी बेसेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट ये पिक्चर में नहीं दिया गया है, पिक्चर को भी देखना है। एनी बेसेंट भी हो सकता है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का, INC का। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट थी। लेकिन कहेगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तब सरोजिनी नायडू होगा। और ये जो भाषण दे रही महिला है, ये कौन है? सरोजिनी नायडू ही है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू ये भारत के पहला राज्यपाल भी बनी थी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, चित्र में चरखा काटते हुए व्यक्ति, यह किस विचारधारा का प्रतीक है? तो ये पहले देख लीजिए फोटो। ये चित्र में चरखा काट रहे हैं, कौन काट रहे हैं? महात्मा गांधी जी काट रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है, जो कि कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये लागू किए थे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान बिहार में ये स्वदेशी का जो और आत्मनिर्भरता है, इसके खिलाफ में कुछ बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। ये आत्मनिर्भर कैसे बनेगा गरीब, इस पर ध्यान अभी सरकार नहीं दे रही है। अभी भूमि अधिग्रहण की बात चल रही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता है। अगला, चित्र में करो या मरो लिखा हुआ पोस्टर, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। काफी उग्र रूप दिए हो गए थे आपके गांधी जी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त, कहीं पर 9 अगस्त भी रहता है ना। ये रात में शुरू हो गया था, इसलिए कोई व्यक्ति 9 अगस्त मानता है तो कोई व्यक्ति 8 अगस्त मानता है। 1942 को शुरू हुआ था, इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। ग्वालियर टैंक मुंबई में इस महत्वपूर्ण भाषण हुई थी। महात्मा गांधी जी का लगभग 63 मिनट का भाषण था, ठीक है। और इसी आंदोलन के बाद तो भारत आज़ाद ही हो गया था। आइए देखते हैं इसके बारे में मुख्य बिंदु क्या क्या है। मुख्य बिंदु की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में हुई थी, ठीक है। बम्बई के ग्वालियर टैंक में बोले थे, महत्वपूर्ण भाषण हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, जिन्होंने एक कौन से नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए। यह शक्तिशाली आह्वान किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो का सजेशन या फिर नारा कहा जाए किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आंसर आपका यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। अरुणा असफ अली ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, ठीक है, अरुणा असफ अली। और यहीं पर ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी महत्वपूर्ण भाषण भी दिए थे। अगला है, चित्र में अंग्रेज अधिकारी हाथ में रिपोर्ट लिए, यह साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? अभी चर्चा किए थे साइमन कमीशन के बारे में। ये जॉन साइमन है। ये कौन है दोस्तों?
जॉन साइमन है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। स्टीफोर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष थे, क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है। साइमन कमीशन आया था 1928 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। अगला देखते हैं, फोटो इधर वाला है। कहता है चित्र में आजाद हिंद फौज का झंडा, इसका गठन कहाँ हुआ? आजाद हिंद फौज का जो झंडा है इसका गठन सिंगापुर में हुआ था। आजाद हिंद फौज के बारे में अगर देखें दोस्तों तो इनके गठन में कई भारतीय क्रांतिकारी नेता शामिल थे, ठीक है, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह थे, रास बिहारी बोस थे। लेकिन पुनर्गठन और अच्छी ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य जो किए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का भी गठन किया गया था। वहीं यहाँ लिखा है 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार को आजाद हिंद सरकार नाम दिया गया था। नेताजी इसके प्रधानमंत्री हुए थे, ठीक है। और ये जो सरकार बना था इसके 9 देशों ने मान्यता भी दिया था, जैसे जापान, जर्मनी, फिलीपींस, ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया। अगला है दोस्तों कि चित्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिखाया गया है, यह किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी सीधा स्पष्ट है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का जो प्रस्ताव दिखाया गया था ये कहाँ पास हुआ? ये लाहौर में हुआ, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें, लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी दौरान कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और इसी समय यह घोषणा हुआ था कि अगर नहीं सुनती है तो अगले वर्ष से यानी कि 1930 ईस्वी से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी प्रकार से पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा या स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं। प्रथम पहली बार आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? तो 26 जनवरी को मनाया जाता था। इसी को यादगार मानते हुए बाद में 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था। अगला देखते हैं, कहता है चित्र में प्रेस पर ताला लगाते अंग्रेज, यह किस कानून का परिणाम था? यानी प्रेस पर ताला लगाना। ये चित्र देखिए आप लोग, ये प्रेस है, प्रेस प्रिंटिंग प्रेस है ना, इस पर ताला लगा दिया, यानी प्रिंटिंग प्रेस एक्ट है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या कहते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये कब आया था? 1878 में आया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने लाया था दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने लाया था। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये क्या है? इसमें कहा गया था कि जितने भी आपका छापा खाना है यानी कि प्रेस वाला व्यक्ति हैं, वो कोई भी प्रादेशिक भाषा में समाचार पत्र नहीं छाप सकता है। प्रादेशिक भाषा में कोई भी समाचार पत्र नहीं छाप सकता है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र रोकने से मना किया था। इसका यह मानना था दोस्तों कि प्रादेशिक यानी जो अपने भाषा में लोग समाचार छापते हैं, जिसमें भड़काऊ भाषण लिखा हुआ रहता है, अंग्रेज के खिलाफ बातें लिखी होती है और ये पढ़कर लोगों में जागरूकता होती है और फिर अंग्रेज के खिलाफ आपका आंदोलन करता है, ठीक है। ये प्रादेशिक भाषा में ये आपका पत्र छापने से मना किया था, ठीक है। इन सबको कहा था किस भाषा में छापो? इंग्लिश भाषा में छापो, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है चित्र में किसान सभा का झंडा, यह आंदोलन किससे संबंधित है? तो किसान सभा का झंडा है तो किसका संबंध होगा? किसान से संबंधित होगा, है ना। किसान सभा का झंडा क्या होता है? ये लाल कलर से होता है, जिसमें कि बलिया होती है, हल होती है, ठीक है। किसान सभा की बात करें दोस्तों तो किसान सभा में ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना हुई है, ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना हुई है ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में
स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ है लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि चित्र में रेल को दिखाया गया है। चित्र में किसको दिखाया गया है? रेल दिखाया गया है। यह किस वायसराय से संबंधित है? ये तो डलहौजी बाबू हैं, है ना, डलहौजी हैं, ठीक है। डलहौजी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, यानी कि रेलवे का जनक। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। ये डलहौजी 16 अप्रैल या कहीं 17 अप्रैल भी रहता है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को शुरुआत किया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से पुणे तक, मुंबई से पुणे तक चला था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 32 से 34 किलोमीटर चला था। तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता था। 16 अप्रैल 1853 को चला, मुंबई से थाने तक चला, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि चित्र में कांग्रेस का तिरंगा झंडा यानी चरखा वाला, इसे किसने अपनाया है? ये अपनाया है कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक है। दोस्तों इस टॉपिक के दौरान यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी अच्छी ढंग से आप बता दीजिए, या फिर आपका कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट है, भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये सब के बारे में अगर विशेष चर्चा आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपके कमेंट के अनुसार लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग तिरंगे का सफर को देखते हैं कि तिरंगा कब कब किस ढंग से अपनाया गया है, ठीक है। ये देखिए तिरंगा है, ये तिरंगे का सफर के बारे में देखते हैं। वर्तमान तिरंगा है आपका, ये देखिए, ये 1947 के बाद अभी तक जो तिरंगा आप लोग फहराते हैं ये तिरंगा है। ये सफर हुआ 1906 से ही, जिसमें वंदे भारत भी लिखा हुआ करता था और चांद और सूर्य रहता था। 1907 की अगर बात करें तो इसमें वंदे भारत भी रहता था और इस ओर सूर्य, इस ओर चंद्रमा रहता था, ठीक है। और ये कलर का डिफरेंट हो गया। 1917 में ये था जिसमें कि लगभग अमेरिका का ब्रिटिश का लक्षण दिखता है और ब्रिटिश औपनिवेश के अधीन भी हम लोग आते थे। 1921 में चरखा आया, यानी पहली बार तिरंगे में चरखा कब शामिल किया गया दोस्तों? 1921 में। और उस समय आपका सफेद, हरा और लाल रंग का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर 1931 की बात करें तो 1931 में लगभग 1931 और 1947 में समानता है। सिर्फ अंतर क्या है दोस्तों कि 1931 में चरखा था और 1947 में चक्र आ गया, ठीक है। रंग में लाल की जगह पर केसरिया आ गया, केसरिया सफेद और हरा, यहाँ भी केसरिया सफेद और हरा। सिर्फ चरखा की जगह पर चक्र आ गया है, कौन? 1947 में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 31 मई 1921 को कांग्रेस ने पहली बार इस ऐसे झंडे को मान्यता दी। ये देखिए कहाँ गया जी, हाँ, ऐसे झंडे को मान्यता दी जिसमें हरा, सफेद और लाल रंग थे। तो 1921 को आप देख लीजिए, हरा, सफेद और लाल रंग था, ठीक है, जिसमें चरखा भी पहली बार शामिल किया गया। 1931 में क्या हुआ कि 1931 में तिरंगे में लाल रंग की जगह केसरिया लगा दिया गया और उस वक्त तिरंगे में अशोक चक्र की जगह क्या था? चरखा था। जबकि ये जो वर्तमान झंडा है इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये मौजूदा तिरंगे को पहली बार लहराया गया और वर्तमान में भी यही झंडा है, ठीक है। आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों कि एक चित्र में क्रांतिकारी हाथ में पिस्तौल लिए काकोरी कांड से जुड़े कौन जुड़ा था? तो काकोरी कांड का जो मेन माइंड मास्टर है वो माइंड मास्टर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक संगठन की स्थापना किया था जिसका नाम था HRA। क्या था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल स्थापना किया था। यही संगठन के द्वारा एक घटना घटा था जिसका नाम है काकोरी कांड। क्या है दोस्तों? काकोरी कांड। काकोरी कांड जो हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था दोस्तों? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ है, ठीक है।
काकोरी कांड का घटना कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ। ये सहारनपुर लखनऊ में जगह है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूटा गया था। ठीक है, इसमें खजाने को लूटा गया था। ये हैं आपके रामप्रसाद बिस्मिल। इसके अलावा 2 और व्यक्ति हैं, हालांकि ये 3 नहीं बल्कि 4 व्यक्ति को फांसी हुआ था। कौन कौन थे? एक थे रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, है ना, उनको भूलना नहीं है, राजेंद्र लाहिड़ी, और एक मुस्लिम व्यक्ति थे अशफाक उल्लाह खां। क्वेश्चन अशफाक उल्लाह खां के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि वह कौन से प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिसे आधिकारिक रूप से कि जो कहीं पर मेंशन किया गया है उसे फांसी दिया गया था, वह कौन थे? अशफाक उल्लाह खां, जिसकी संबंध किससे था? तो काकोरी कांड से था। ठीक है, ये 4 व्यक्ति को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में। हालांकि भगत सिंह भी शामिल थे लेकिन उन्हें फांसी नहीं दिया गया। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्र में संविधान सभा की बैठक, इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा का बैठक, ठीक है, संविधान सभा का बैठक किस मिशन के तहत होती है दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत आपका संविधान सभा का गठन होती है, और कैबिनेट मिशन आया 1946 में। ठीक है, और कैबिनेट सभा संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक होती है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। पहला हुआ 9 दिसंबर 1946, दूसरा हुआ 11 दिसंबर 1946। ठीक, पहले के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, पहले के जो व्यक्ति थे, पहला दिन जब सभा को बुलाया गया संविधान सभा को, तो उस दिन सबसे वृद्ध व्यक्ति में से एक थे जिसका नाम था आपका सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि कुछ समय के लिए, आज दिन के लिए, जैसे जिस दिन बैठक था उस दिन के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम अस्थायी सदस्य, तब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर को फिर दूसरा बैठक हुआ तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के पुत्र थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बहुत ही ये गरीब के मसीहा व्यक्ति थे, सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, और बाद में ये आजाद भारत में प्रथम राष्ट्रपति बनने का भी इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने कई व्यक्तियों के बारे में, कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया हूँ। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देख सकते हैं, सादगी से गरीबों की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आंसर की भी दिया गया है दोस्तों। अगर PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मुझे PDF भी चाहिए, तो मैं PDF की व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। अगर किसी विशेष टॉपिक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस विषय के बारे में आप लेक्चर बनाएं, तो मैं उसी टॉपिक के बारे में लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।